ओके, वेलकम बैक। और हमारा जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने बात की थी जुडिशरी से रिलेटेड, और हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारा डिस्कशन कर लिया था। सिविक्स का ये आखिरी लेक्चर है, और इस आखिरी लेक्चर से हमारी सिविक्स पूरी कंप्लीट हो जाती है क्लास 10th की आईसीएसई बोर्ड की। आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने जो बात किया हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट किया हुआ है और जुडिशरी में 3 सेक्शन है। तो आज के लेक्चर से क्लियर कट दिख रहा होगा, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करेंगे, उनका कंपोजिशन क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, अपॉइंटमेंट्स क्या है, टर्म्स, पावर, फंक्शन, एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सीओएम हो या पार्लियामेंट हो, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं, डिटेल डिस्कशन कंप्लीट किया हुआ है इसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री के भी वीडियो आपको बहुत जल्दी इसी के जस्ट बाद कॉन्टिन्यूसली मिलना शुरू हो जाएंगे। मैप की स्पेशल सीरीज में चालू कर रहा हूँ, जिसमें मैप के सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा। लगभग टॉप 100 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे बाहर एक भी नंबर का नहीं जाएगा। टोपो सीट हो या जियोग्राफी का सेक्शन हो, डोंट वरी अबाउट दिस। ये सारा का सारा आपको 30 जनवरी के पहले पहले लगभग चीजें सब मिल जाएंगी, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, डोंट वरी। सबसे पहली चीज आती है हाई कोर्ट के बारे में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जरा समझ लेते हैं हाई कोर्ट का। देखिए, हाई कोर्ट के बारे में अगर आप बात करते हैं, सबसे पहली चीज तो जो हाई कोर्ट है ये हमारा स्टेट लेवल का है, यानी स्टेट में सबसे बड़ी कोर्ट होती है। हाई कोर्ट क्या है? स्टेट लेवल की जो सबसे बड़ी कोर्ट है। ठीक, ध्यान रखिएगा, यानी हाईएस्ट ग्रेड ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन स्टेट लेवल। जैसे देश की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी थी? सुप्रीम कोर्ट थी। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं कि कोई भी मामला हो जाएगा जो जिले की अदालतों के द्वारा दिया जाएगा और उनके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है, तो स्टेट इस लेवल पर सबसे बड़ी कौन सी है? हाई कोर्ट है। ठीक है, आर्टिकल 214 में बताया गया है एवरी स्टेट हैव अ हाई कोर्ट। हर राज्य के पास हाई कोर्ट होगा, ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 214 में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक राज्य में एक हाई कोर्ट ही हो, एक से ज्यादा राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। और ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट करेगी, इंपॉर्टेंट है। बट पार्लियामेंट हैव अ पावर टू स्टैब्लिश द न्यू हाई कोर्ट। पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो नए हाई कोर्ट का फॉर्मेशन कर सकती है। एक से ज्यादा वाला वही मसला है, हाई कोर्ट जो है कॉमन हो सकती है, कैन बी फॉर 2 और मोर स्टेट। और ये कहां पर बताया गया है? आर्टिकल 231 में बताया गया है। आर्टिकल 231 में ये बताया गया है कि एक से ज्यादा राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट हो सकती है, एक हाई कोर्ट कॉमन हो सकता है। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे कोई पूछे कि कुल कितनी हाई कोर्ट्स हैं, तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हमारे इंडिया में है प्रेजेंट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यूटी में सब, कोई भी यूटी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज, तो सबके पास हाई कोर्ट नहीं है। केवल एकमात्र दिल्ली ऐसा आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। सो इस प्रकार ये बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा कि भैया जो हमारा हाई कोर्ट है उसका इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या डिस्कशन चीजें की जा सकती हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, और वो है कि कंपोजिशन। हाई कोर्ट का कंपोजिशन जरा हमें देखना होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा, हम सारी चीजों को बहुत शॉर्ट वे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज आती है कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंपोजिशन की अगर बात करता हूं, तो हाई कोर्ट में एक आपका होगा चीफ जस्टिस, और इसके अलावा अदर जजेस होंगे। इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करता है ना किसी राज्य में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग संख्या हो जाएगी कम या ज्यादा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बात करें, टोटल 34 जज थे, एक सीजीआई था, अदर 33 थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अदर जजेस होंगे और आपके एक चीफ जस्टिस होगा। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस टू द हाई कोर्ट फॉर टेम्परेरी। एक ध्यान रखना, आपसे पूछा था एडिशनल जज, एडिशनल जज कहां पर पाए जाते हैं? तो एडिशनल जज होते हैं आपके हाई कोर्ट में, और इनका भी अपॉइंटमेंट किया जाता है हाई कोर्ट में। फॉर व्हाट? टेम्परेरी पीरियड के लिए। टेम्परेरी पीरियड का मतलब क्या होता है? कि शॉर्ट टर्म के लिए, हमेशा परमानेंट नहीं होते। और ये कितना है? ये 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये एडिशनल जज किस लिए अपॉइंट किए जाते हैं? ये इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं क्योंकि अगर हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, तो उस बर्डन को कम करने के लिए अपॉइंट कर दिया जा सकते हैं, जजेस की संख्या बढ़ाई जा सकती है कुछ समय के लिए, और वो कंडीशन होती है आपका एडिशनल जज। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। इसी के साथ साथ एक होता है एक्टिंग जज। एक्टिंग जज कैन बी आल्सो अपॉइंटेड व्हेन अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट टेम्परेरी एब्सेंट हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि कोई जज था और कोई जज एब्सेंट है कुछ दिनों के लिए, तो उसकी जगह पर जब कोई दूसरा जज अपॉइंट किया जाएगा, तो वो होता है एक्टिंग जज। और एडिशनल जज एक्स्ट्रा वर्क के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा कंपोजिशन के तौर पे, और दोनों को दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आती है क्वालिफिकेशन। तो अगर कोई हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है,
कोई अगर हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ही शुड हैव बीन एडवोकेट वन आर मोर, जैसे कि आपने पहला तो भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी व्यक्ति बन सकता है जज, लेकिन उसे कम से कम एन एडवोकेट ऑफ वन आर मोर हाई कोर्ट इंडिया शुड ऑफिस एनी कोर्ट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 10 सालों के लिए किसी ना किसी हाई कोर्ट में एज अ लॉयर के तौर पे उसने, एडवोकेट के तौर पे उसने काम किया होगा, तो वो हाई कोर्ट में जज बनने के एलिजिबल हो जाएगा। ये 10 साल एक कोर्ट से नहीं, एक से ज्यादा कोर्ट से का भी एक्सपीरियंस भी हो सकता है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। इसका शुड बी एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। सॉरी, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट का नहीं होगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ध्यान रखिएगा, लिख गया होगा बाय मिस्टेक। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ 5 ईयर तक आपका जज के तौर पे एक्सपीरियंस होगा, तो आपके हाई कोर्ट में एज अ जज बनने के लिए आपका एलिजिबल होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे एडिट किया जाना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट पे आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंट कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल फंडा है। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का बेसिक फंडा क्या होता है? पहली चीज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर आपसे कोई कहे कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन अपने मन से प्रेसिडेंट नहीं करेगा, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा। किससे कंसल्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी रोल होता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंट करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट में के हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जा रहा है उस स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाएगा, सीजीआई से कंसल्ट किया जाएगा, एंड प्रेसिडेंट फिर उसको अपॉइंट करेगा, किसको? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। ध्यान रखिएगा, तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद अदर जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? इसके लिए सिंपल फंडा है। अब जो भी चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गया हाई कोर्ट का, प्रेसिडेंट क्या करेगा? उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन उसके गवर्नर से कंसल्ट करेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी अदर जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद वो क्या करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। क्लियर है? बहुत ही क्लियर है, सिंपल फंडा है। क्लियर है? इस तरीके से जज अपॉइंट होते हैं। हाई कोर्ट जजेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर किया जा सकता है, और ये कौन करेगा? ये भी प्रेसिडेंट ही करता है। सारी जगहों पर प्रेसिडेंट का ही रोल आ जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए हाई कोर्ट के जजेस की। अगला पॉइंट आ जाता है ओथ। हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो ओथ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, अक्सर जगहों पर जो अपॉइंट करता है वही शपथ दिलाता है, लेकिन इस मसले पे हाई कोर्ट के जज को जो ओथ दिलाता है वो होता है गवर्नर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्टेट का जो गवर्नर होता है वो हाई कोर्ट के जज को क्या करता है? शपथ दिलाने का काम करता है। बहुत ही सिंपल फंडा है। फिर अगला जाइए, टेन्योर, आपका टाइम पीरियड कितना होता है? तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस, कितने सालों तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा था 65 ईयर होता है, वैसे ही हाई कोर्ट में होता है 62 ईयर। यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होंगे उसका टेन्योर जो होगा 62 ईयर तक होता है। या तो उसके पहले वो हट जाए किसी कारणवश, हटाने का वही सेम प्रोसेस होता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का था, और सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूव करने की प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा हटाया जाता है। वही है कि आप मिसबिहेवियर या आप कैपेबल नहीं है, इनकैपेबिलिटी के मामले में, तो इस तरीके से इसको रिमूव किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सेम प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जैसी प्रोसेस थी, जो कि आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाएगा, लेकिन प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के बाद, और पूरा सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही है। क्लियर है? अब आता है फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की फंक्शंस क्या क्या होती हैं? देखिए, जैसे कि हमने बात किया है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर्स होती हैं, फंक्शंस होती हैं, वैसे ही हाई कोर्ट के पास भी बहुत सारी पावर एंड फंक्शंस होती हैं। तो अगर आप हाई कोर्ट के बारे में बात करते हो तो हाई कोर्ट के पास भी उसी तरीके से ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगी, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन होगी। जैसे कि वहां आपने देखा होगा, वहां पर भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन थी। सुप्रीम कोर्ट का जिसने वीडियो नहीं देखा एक बार देखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 10 नंबर के आने की संभावना ज्यादा है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट। यहाँ से भी आ सकता है, इसलिए दोनों कवर करके चलना है, बट फिर भी अगर जो चैप्टर इसको तैयार कर रहे हैं वो एक बार उसको कवर कर लेंगे। तो क्या क्या चीजें हैं आप एक बार जरा देख लीजिए।
ठीक है, एक बार जरा इसको कवर कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज आती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में। वहां पर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये होता था कि जैसे कोई डिस्प्यूट हुआ मामला होता था स्टेट या सेंटर के बीच में, तो वो सुप्रीम कोर्ट करता था। यहाँ पे किस तरह का मसला होगा, यहाँ पर मसला होगा, देखिए जरा सा, एवरी हाई कोर्ट इज इम्पावर्ड टू इशू रिट। यहाँ पर हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर होती है, ऑर्डर इशू करने की पावर होती है, डायरेक्शंस गिवन करने की पावर होती है। किसको डायरेक्शन देने की, मतलब लोअर कोर्ट्स को, या कोई वायलेट करता है फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, इस केस में भी इसको यूज करता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तौर पे। ध्यान रखिएगा यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सटेंड टू मैटर ऑफ एडमायरलिटी, मैट्रिमोनियल्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड केसेस टू बी ट्रांसफर्ड टू द हाई कोर्ट बाय हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर होता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो भी ये देख सकता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ही आया है, यानी कि किसी ने रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के ही नियमों का उल्लंघन किया हुआ है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है उसके ऊपर, तो भी इसका यूज करेगा। यानी इन सभी मैटर में जो सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर कहलाती है। इट इज वेरी क्लियर। आगे आते हैं, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब अपील से रिलेटेड। तो अब हाई कोर्ट में किस तरीके से अपील कर सकते हो, वो जो पावर होगी वो इसकी कहलाएगी अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। देख लेते हैं। ही कैन हियर द अपील ऑफ सिविल केसेस। ये सारे सिविल केसेस में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मैटर को लेकर के या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मैटर को लेकर के, जो सिविल केसेस के मैटर हैं, फैमिली डिस्प्यूट को, वो यहाँ पर सुनवाई की जा सकती है इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इवन कि सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कहीं जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की, इंटरप्रिटेशन करने की, उस मामले में भी हाई कोर्ट में जा सकते हो, रिट डाल सकते हो, पिटिशन डाल सकते हो, तो भी आपका हाई कोर्ट सुनेगा। ये उसकी अपीलेट पावर कहलाती है। द डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय सेशन कोर्ट। अगर जिले की किसी भी सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दी है, ऐसे मैटर में हाई कोर्ट भी अपील सुनेगा, क्योंकि आपके पास रास्ता नहीं बचेगा। अगर जिला कोई दे देगा तो आप हाई कोर्ट ही जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट सुनेगा। ये उसकी अपीलेट पावर कहलाती है। क्लियर है। अच्छा, अगला एक आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सेम हमने पढ़ रखा है, वही कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है जहां पर इंटरप्रिटेशन की बात आती है या कोई लॉ बना दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, यहां पर क्या होगा, हाई कोर्ट हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन द एनी लॉ ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो। यानी कोई स्टेट की गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया हो या एग्जीक्यूटिव ने कोई पॉलिसी बनाई हो जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेगा, ऐसे मैटर पर जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से हाई कोर्ट उस लॉ को क्या कर देगा, नल एंड वाइड कर देगा। ये जो पावर, और मैंने कहा इसको मैं ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें हैं वही लगभग हाई कोर्ट में आ जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर देखना नहीं होता है। हाई कोर्ट के पास और कौन सी पावर होती है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने की पावर आपके पास होती है, और 5 प्रकार की रिट जारी करता है। मैंडेमस हो गया, हैबियस कॉर्पस हो गया, सर्टोरी हो गया, प्रोविजन हो गया। तो सेम एज इट इज वो सुप्रीम कोर्ट में मैंने लास्ट में बताया है, सबसे लास्ट का वीडियो का लेक्चर के एंड, वही आपका यहाँ पर है, तो वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं लिख के आएगा हाई कोर्ट का फंडामेंटल राइट की रिट लिख के आएगा कौन कौन सी जारी करते हैं। सेम एज इट इज रिवाइजरी जुरिडिक्शन। रिवाइजरी जुरिडिक्शन मतलब हाई कोर्ट कैन इंटरवीन इन केस ऑफ जुरिडिक्शन एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शंस। अगर कहीं भी लगता है कि न्याय में कमी की गई है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी प्रकार से, सेशन कोर्ट ने या किसी प्रकार से न्याय में कमी की है, जस्टिस में कमी की है, ऐसे मामले में भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है और उस पर सुनवाई करेगा। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। थोड़ा सा आज फास्ट कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ी हुई हैं, तो बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जा रहे हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी हमने देखो वहां पर पढ़ा था। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का बेसिकली मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि उसके द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन जो निचली अदालतों के लिए एज अ लॉ की तरह काम करता है, वैसे ही हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन हाई कोर्ट के नीचे जितनी भी कोर्ट होंगे उनके लिए लॉ की तरह काम करेगा। ऑल द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट आर केप्ट एज अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी मसला आता है, उस मसले में हाई कोर्ट के डिसीजन को प्रेफर किया जाएगा। अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा कि बताया जाता है कि मद्रास हाई कोर्ट ने 1979 के केस में ऐसा कहा था। इसका मतलब क्या है, ये वही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और क्या करेगा, ऐसे मैटर को यूज करते हुए पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कर सकता है। यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा तो पनिशमेंट का भी राइट देगा। तो हाई कोर्ट के बारे में इतनी चीजें, इससे बाहर कुछ हाई कोर्ट में आना नहीं है, पहली चीज तो समझ लीजिए। इतनी सी बहुत सिंपल सी बात है। अब आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में जरा समझते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल है सबऑर्डिनेट कोर्ट, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में क्या मतलब होता है, क्या है इसका मतलब, ऑल द कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट के नीचे की जितनी कोर्ट्स होती हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है, यानी कि जितनी भी स्टेट लेवल की हाई कोर्ट के नीचे की कोर्ट होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहलाएंगी। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी विद एन अपीलेट ज्यूरिडिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कोर्ट होती है वही क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सारी क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इंजॉय एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हाई कोर्ट के पास पूरा का पूरा निगरानी करने का अधिकार होता है। जितनी भी स्टेट लेवल की कोर्ट्स हैं उनके किसी भी मामले में इंटरफेयर कर सकता है हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा। द डिसीजन टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर सब्जेक्ट टू अपील द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि अगर कोई भी डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उस डिसीजन के खिलाफ जाकर के हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई कोर्ट की पावर कहलाती है। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया तो चल ही गया होगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है। अगर चल गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कई बार होता है ना सबऑर्डिनेट कोर्ट बहुत क्लियर नहीं होती है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है इसको हम 3 टाइप से क्लासिफाइड कर रहे हैं। एक होती है सिविल कोर्ट, एक होती है रिवेन्यू कोर्ट, एक होती है क्रिमिनल कोर्ट। 3 प्रकार से कोर्ट्स होती हैं। सिविल कोर्ट्स वो कोर्ट होती हैं जहां पर फैमिली डिस्प्यूट के मैटर को, आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मैटर की सुनवाई जिले लेवल पे की जाती है। द कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो इस कोर्ट का हाईएस्ट होता है। कोर्ट ऑफ कह सकते हो मुंसिफ, यानी कि जो इसका हेड होता है उसको हम कोर्ट ऑफ मुंसिफ भी कहते हैं। इसे फर्स्ट क्लास जज भी कहा जाता है, यानी फर्स्ट क्लास जज सिविल केस के जजेस को कहा जाता है। और ये किस प्रकार के मैटर को डील करते हैं, सिविल केसेस को डील करते हैं। और सिविल केसेस में कौन कौन आते हैं, मैंने बताया आपको, प्रॉपर्टी केस मैटर आ जाएगा, फैमिली डिस्प्यूट आ जाएगा, ये सारे मैटर जो हैं ये सिविल केस के मैटर से काउंट किए जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद आता है रिवेन्यू कोर्ट। दे डील विद द कलेक्शन ऑफ कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड। रिवेन्यू कोर्ट क्या होते हैं, ये लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनके कलेक्शन से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड मामले को क्या करते हैं, चेक करते हैं। पर्टेनिंग द लैंड रिवेन्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, लैंड रिवेन्यू हो गया, इन संबंधित मामले की जो सुनवाई होती है वो रिवेन्यू कोर्ट में होती है। अच्छा, इसके बाद आता है एक आपका क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है जरा देख लेते हैं। जहां ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट जो हमारे जिले में होती है उसको बोलते हैं सेशन कोर्ट। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है सेशन कोर्ट क्या है। सेशन कोर्ट हमारे जिले की सबसे बड़ी यानी क्रिमिनल कोर्ट होती है। अच्छा, रॉबरी के मैटर हो गए, डकैती हो गई, मर्डर हो गई, इन सभी के मामले क्रिमिनल मैटर के अंतर्गत आते हैं। अगर डेथ दे दी गया है, यानी कि डेथ सेंटेंस प्रोवाइड की गई है सेशन कोर्ट के द्वारा, तो उसे कंफर्म करना पड़ेगा बाय द हाई कोर्ट, तभी वो मान्य होगी। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आके दे तो सकती है लेकिन कंफर्मेशन हाई कोर्ट के द्वारा उसे चाहिए होता है। तो आई थिंक क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हो गया। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन बी अवार्ड एज अ पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर। जो फर्स्ट क्लास जज होता है वो कितने साल के लिए दे सकता है जजमेंट, 3 साल के लिए दे सकता है। और अगर पेनल्टी लगाएगा तो 5,000 रुपए की लगाएगा, दोनों भी कर सकता है। सेकेंड क्लास का जो जज होता है वो आपका लगभग 1 साल के लिए केवल आपका सजा दे सकता है, और पेनल्टी लगाएगा तो 1,000 तक की लगाएगा, और दोनों भी कर सकता है। तो ठीक है, इस प्रकार आपका ये हमारा कंफर्म हो गया। इसके बाद आता है लोक अदालत। लोक अदालत पे थोड़ा सा देख लेते हैं। लोक अदालत का क्या मैटर होता है। अब लोक अदालत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, और बहुत थोड़ा सा 2 मिनट का मैटर है, इससे ज्यादा नहीं है आपकी। लोक अदालत क्या होता है, देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत जो होती है पीपल्स कोर्ट के नाम से जानी जाती है। लोक अदालत जो है इसे हम पीपल्स कोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, लोगों की अदालत होती है। होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारा बर्डन बढ़ने की वजह से केसेस की पेंडिंग होने लगते हैं, सुनवाई नहीं हो पाती है, मामले बहुत होने की वजह से एक नया फॉर्म निकाला गया है कि लोक अदालत के रूप में, जिसमें क्या होता है लोगों के मामले की सुनवाई आसानी से की जा सके और डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जा सके। कुछ इसके फायदे हैं कि लोक अदालत में अगर आप जाते हैं तो आपसी एक तरीके से कह सकते हो कि इसमें आपस में दोनों पार्टियों को समझा करके इस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाता है कि एक तरीके से आपस में एग्रीमेंट कर लें, दो एक समझौता कर लें, वो वाला मैटर जो होता है वो लोक अदालत का होता है। उसी को ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पर आते हैं, इट इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म। ये क्या होती है, अल्टरनेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म है लोक अदालत। इट इज गिवन अ स्टैच्यूटरी स्टेटस अंडर अ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। यानी 1987 में
ये एक्ट एक आया और उस एक्ट के तहत इसे लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, एक कंडीशन तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपको थोड़ा समझना है, यानी कि ये मैकेनिज्म किस तरीके का डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म होता है। इट ब्रिंग्स सेटलमेंट थ्रू नेगोशिएशन। ये क्या करता है, ये नेगोशिएशन के माध्यम से लोगों के डिस्प्यूट को सॉर्ट करने का काम करता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत ही सिंपल, यही पॉइंट आपको ध्यान रखने लोक अदालत में। द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन, कहां पर लगाई गई, जूनागढ़ में, जो गुजरात में पड़ती है। कब, 1982 में। तो इतने पॉइंट आई थिंक लोक अदालत के सफिशिएंट, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कुछ बेनिफिट ले लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर आए हैं, एडवांटेज ऑफ लोक अदालत। बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है और यहीं से हमारा टॉपिक फिनिश होता है। पहला पॉइंट आपका, लोक अदालत के क्या बेनिफिट है। तो उस लोक अदालत के बेनिफिट में, इट ब्रिंग द पार्टीज टू कॉम्प्रोमाइज, ये दोनों पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज में एक साथ ले आता है, पहला पॉइंट ये। इट प्रोवाइड द अल्टरनेटिव लीगल सिस्टम, ये क्या होता है, एक अल्टरनेट लीगल सिस्टम है। जो हमारा जुडिशियल मैटर है उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, बहुत टाइम लगता है, उन सभी को कम करने का काम करता है और एक अल्टरनेट मेथड प्रोवाइड करता है। नो कोर्ट फीस, कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। इज पेबल व्हेन द मैटर इज फील्ड इन अ लोक अदालत, जब लोक अदालत में मैटर आ जाता है। इट प्रोवाइड स्पीडी डिस्प्यूट, जो भी कंफ्लिक्ट होगा उसका समाधान बहुत तेजी से करता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल कोर्ट, क्योंकि वहां टाइम बहुत लगता है। इट इनकरेज द पब्लिक टू सेटल देयर आउटसाइड द फॉर्मल सेटअप, यानी कहने का मतलब है लोगों से बाहर ही अपने जो विवाद है, डिस्प्यूट को समाधान करने के लिए समझाने का प्रयास करता है लोक अदालत। एक ये पॉइंट यूज कर सकते हो आप। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, इट हेल्पफुल फॉर द लॉ, जो भी कोर्ट होंगी। अब अगर लोक अदालत बहुत सारे मैटर को सॉर्ट कर देगा तो जो कोर्ट होंगी उनके मैटर पे कमी आएगी, यानी उनके ऊपर जो बर्डन कम हो जाएगा, तो उनके पेंडिंग केसेस पे क्या कर देता है, हेल्प करता है। और दूसरी चीज, ये चीपर एंड फास्टर मेथड होता है, चीपर एंड फास्टर मेथड। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये बहुत एक आसान तरीका है। लोक अदालत से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आया है। एडवांटेज ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत क्या होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होती है, तीन प्रश्न बहुत बनते हैं। क्रिमिनल कोर्ट, सिविल केसेस के बारे में आता है क्वेश्चन, हाई कोर्ट की रिट से संबंधित आ जाता है, क्वालिफिकेशन आ जाता है। हमने वो सारी चीजें कवर की, थोड़ा फास्ट की है आज, लेकिन आई होप ये समझ में आया होगा। वीडियो कंप्लीट करना था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, बहुत लेंदी ना हो आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट और दोनों को कंप्लीट करने के बाद हाई कोर्ट का वीडियो, ये मान लीजिए कि आपकी सारी चीजें यहाँ पर जुडिशरी वाली कवर हो जाएंगी। पीवाईक्यू जितने हैं मैं आपको करा दूंगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, इसके बाद हम कैरी ऑन करेंगे और ज्योग्राफी का सेक्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।